हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या हमारे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा इससे आते रहते हैं। तो चलिए आज पढ़ने वाले क्या-क्या देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इन सारे के सारे जितने भी लिखे हुए हैं कीवर्ड्स, इन सभी के क्या स्मॉल कि नॉर्मली हम लोग क्या बातचीत के ज़रिए इसको पढ़ेंगे। पहले तो क्या हम पढ़ेंगे पर्यावरण, उसका पर्यावरण के बाद में पारिस्थितिकी तंत्र, वायुओम, जलवायु, हरितगृह, आवास, निकेत, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या फाउंडेशन प्रजाति और सांकेतिक प्रजाति क्या होती है, अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है, अल्फा, बीटा, गामा, इन सारे की विविधता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या इकोटोन क्या होता है, कोर प्रभाव क्या होता है, और जैव संचयन एवं आवर्धन यानी कि जैव संचयन क्या होता है, जैव आवर्धन क्या होता है। उसके बाद में क्या कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, कार्बन टैक्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। जी आप जानते होंगे, अगर आपने पीवाईक्यू देखा तो इससे भी आ चुका है। इधर क्या हमारा निकेत आवाज से भी पूछा जा चुका है, हरितगृह प्रभाव से भी क्वेश्चन बन चुका है। तो सारे के सारे क्या, ये जो कि जो टर्म्स हैं, सारे के सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सुपोषण, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। उसके बाद में क्या, एक रूपतावाद का नियम, 10% का नियम, इन सारे के सारे टॉपिक को क्या आज हम नॉर्मली क्या बातचीत के जरिए पढ़ेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले तो आता है हमारा क्या, पर्यावरण, यानी कि आप जानते हैं कि टॉपिक क्या पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे पहले तो हमारा क्या टॉपिक है, पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण का मतलब क्या है, जो कि हमारी एक कानून है क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग क्या है, पर्यावरण क्या, जो भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है, जिसमें क्या जैविक एवं अजैविक यानी कि जैविक और जीवित और निर्जीव वस्तु जो है, जो भी हमें क्या चारों ओर से घेरे हुए हैं और जो भी क्या आपस में अंतर्क्रिया करते हैं। और उसके बाद में आता है क्या हमारा पारिस्थितिकी, कि जैविक और अजैविक आपस में जो भी अंतर्क्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। और जहाँ पे होती है यानी कि जैविक और अजैविक की जहाँ पे क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उसके बाद में बायोम क्या होता है, तो बायोम का मतलब होता है जहाँ पे क्या बहुत से पारिस्थितिकी तंत्र मिल जाते हैं। जैसे कि मान लिया कि एक पारिस्थितिकी तंत्र है कि घास का मैदान है, उसके बाद में एक पारिस्थितिकी तंत्र है क्या हमारा, कि नदी का क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे घास का मैदान भी है, नदी का क्षेत्र भी है, और उसके बाद जंगल का एरिया भी लगा हुआ है, जंगल का एरिया भी लगा हुआ है। तो इन सभी को मिला के हम क्या बनाएंगे, एक बायोम बनता है। यानी कि बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पे मिल जाते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, बायोम बन जाता है। तो अभी क्या हो गया, हमारा पर्यावरण हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ लिया हमने, बायोम पढ़ लिया। उसके बाद में जलवायु, तो जलवायु का मतलब होता है कि लंबे समय यानी कि लगभग 35 से 50 साल ये जो है मौसमी घटनाओं के एवरेज को हम क्या कहते हैं, पर्याप्त की क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जिसमें जलवायु में क्या आता है, हमारा तापमान है, आर्द्रता की आर्द्रता है, तापमान, आर्द्रता, या फिर जो भी हमारा क्या ह्यूमिडिटी हो गई, इन सभी के औसत को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जलवायु मेनली क्या होती है, लंबे समय में बदलती है, और अगर जलवायु बदलती है तो क्या बहुत ही कि खतरनाक कि भयानक परिणाम मिलते हैं। उसके बाद में क्या है हमारा था हरित ग्रह, जो कि हम जानते होंगे ग्रीन हाउस। तो हरित ग्रह का मतलब है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे भी कहते हैं। तो हमारे कि जो भी विकिरण हमें सूर्य से प्राप्त होता है वो क्या हमें मिलता है, ये शॉर्ट लेंथ शॉर्ट वेवलेंथ में मिलता है। यानी जो भी हमें क्या सूर्य से विकिरण मिली, मान लिया कि जैसे अगर समझे यहाँ पे हम कि जैसे भी हमें कि मान लिया कि सूर्य से जो भी हमें विकिरण मिली वो क्या हमें मिली, शॉर्ट वेवलेंथ में मिलती है जो हमारी पृथ्वी पर। परंतु जो पृथ्वी जो विकिरण को उत्सर्जित करती है वो क्या करती है, लॉन्ग वेवलेंथ में उत्सर्जित करती है। तो इसी बीच में क्या बादलों के द्वारा या फिर जो भी कि आर्द्रता होती है या फिर जो भी वाष्प होती है उसके द्वारा क्या है कि ऊष्मा को रोकना ही क्या होता है हमारा हरित हरित ग्रह कहलाता है। तो अगला आता है हमारा क्या, आवास और निकेत। तो सबसे पहले तो आवास का मतलब होता है जहाँ पे भी क्या है, जो हमारे की कि जंगली जीव होता है या फिर जो भी कोई भी जीव होता है जिस पारिस्थितिकी तंत्र में या फिर जहाँ पे भी रहता है उसे क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। जहाँ पे रहता है और जहाँ पे भोजन की प्राप्ति करता है। उसके बाद में निकेत, निकेत से कई बार पूछा जा चुका है। निकेत का मतलब होता है कि कोई भी जीव जो होता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे रहता है, यानी कि उसकी जो भी कि जो क्रिया होती है जीवन शैली होती है उसे हम क्या कहते हैं, निकेत कहते हैं। यानी कि किसी भी जीव की जीवन शैली को हम क्या कहते हैं, निकेत। जिसमें क्या आता है, मान लिया कि वो कैसे खाना खाता है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में रहता है, कैसे प्रजनन करता है, और अन्य की प्रजातियां उनके साथ में कैसा व्यवहार करता है। तो ये सारा का सारा हमारे किस में आ जाता है, निकेत में आ जाता है। उसके बाद में आता है हमारे क्या, फाउंडेशन प्रजाति। तो अगली प्रजाति कौन सी हमारी, फाउंडेशन प्रजाति। तो फाउंडेशन प्रजाति का मतलब होता है कि
किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करना कि मतलब कि जीवन का प्रारंभ करना, उसे हम क्या कहते हैं? फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ पे क्या है? जीवन की उत्पत्ति करना। जैसे कि मान लिया कोरल है, कोरल क्या है? फाउंडेशन प्रजाति के रूप में मानी जाती है। और क्या है? लाइकेन होते हैं, यानी कि जो काई कहते हैं, जिसे हम लाइकेन को भी क्या हम फाउंडेशन प्रजाति के रूप में मान सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा सांकेतिक प्रजाति। तो सांकेतिक प्रजाति का मतलब होता है कि ऐसी प्रजातियां जो क्या है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, तो पारिस्थितिकी तंत्र हमने पहले बता दिया था, जहाँ पे क्या होता है जैविक एवं अजैविक की अंतरक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो सांकेतिक प्रजाति क्या होती है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अगर कोई भी बदलाव होता है तो सबसे पहले क्या इसका मतलब कि परिणाम जो होता है सांकेतिक प्रजातियों पर ही पड़ता है। तो सांकेतिक प्रजातियां सबसे पहले उसको प्रदर्शित करते हैं कि मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र में कोई बदलाव हो रहा है। इसका जगह कहा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? जैसे कि मान लिया गंगा नदी डेवलप है, जो क्या है गंगा नदी में अगर प्रदूषित बढ़ जाता है, मतलब प्रदूषण बढ़ जाता है, तो क्या वहाँ पे कम होने लगती है, तो ये क्या हमारी सांकेतिक प्रजाति के अंतर्गत आ जाएगी। और लाइकेन, जैसे कि हमने इससे पहले ही बताया था, लाइकेन या फिर जो भी हमारे होते हैं, लाइकेन भी क्या है? एक सांकेतिक प्रजाति के रूप में मानी जा सकती है, जो क्या सल्फर के प्रति बहुत ही अधिक संवेदनशील होती है। उसके बाद में आती है हमारी अम्ब्रेला प्रजाति। तो अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है? इसका मतलब कोई मतलब कि क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय कोई भी परिभाषा तो भी नहीं मतलब डिसाइड की गई है, परंतु अम्ब्रेला प्रजाति का मतलब ऐसी प्रजाति होती है जिस प्रजाति के अंतर्गत क्या बहुत सारी प्रजातियां क्या करती हैं? अपना भोजन या फिर अपने लिए जीवन यापन का कार्य करती हैं। मान लिया जैसे कि एक जो प्रजाति है, इसके अंतर्गत बहुत सी प्रजातियां क्या करती हैं? अपना जीवन मतलब कि जीवन चक्र को पूरा करती हैं, उसे हम कहते हैं अम्ब्रेला प्रजाति। उसके बाद में एक होता है कीस्टोन प्रजाति। तो कीस्टोन प्रजाति अभी इसमें लिखा नहीं है। तो कीस्टोन प्रजाति का मतलब क्या होती है? ऐसी प्रजाति, अगर फिर से समझे यहाँ पे, तो कीस्टोन प्रजाति का मतलब क्या? ऐसी प्रजाति जो संख्या यानी कि संख्या में भी कम है और जेब भार में भी कम है, परंतु क्या पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक क्या कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है, जो पूरे ही पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखती है। तो हमारी वो क्या हो जाएगी? कीस्टोन प्रजाति हो जाएगी। और कीस्टोन प्रजाति में अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा? हाथी भी कीस्टोन प्रजाति के रूप में कहा जाता है, जो कि क्या जंगलों में मतलब कि काफी काफी मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि मान लिया तालाब खोदने में, वो जंगलों में तालाब भी खोदता है, जो कि उसकी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मान लिया कि जो तेंदुए होते हैं या फिर जो भी शेर है, ये सारी की सारी क्या हमारी कीस्टोन प्रजातियां होती हैं। उसके बाद में होता है अल्फा बीटा गामा जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता का मतलब होता है जीवों की विविधता। इसमें क्या होती है हमारी? एक होती है आनुवांशिक विविधता, जिसमें क्या होता है एक ही जीव होता है, उसकी बहुत सारी प्रजातियां होना। जैसे कि मान लिया कुत्ता है, कुत्ते की बहुत सारी नस्लें होती हैं, तो वो क्या होगी? हमारी आनुवांशिक विविधता में आएगी। इसी प्रकार से क्या बहुत सारी तितलियों की बहुत सी प्रजातियां होती हैं, तो वो भी क्या हमारी आएगी? आनुवांशिक विविधता में आएगी। और उसके बाद में होता है हमारे क्या, हमने बोला है अल्फा विविधता। तो अल्फा विविधता का मतलब है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो यानी कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा विविधता कहते हैं। उसके बाद में आता है बीटा विविधता। तो बीटा जैव विविधता का मतलब होता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र से हम दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में अगर गए, तो हमें इस पारिस्थितिकी तंत्र से इस पारिस्थितिकी तंत्र में आने में कुल कितनी नई प्रजातियों को लेके प्राप्त हुआ। तो जैसे कि मान लिया यहाँ पे अगर हमें 5 मिली है और यहाँ पे अगर हमें 7 मिली है, तो यहाँ पे हम 2 नई अगर मिली, एक्स्ट्रा की बात नहीं है, यहाँ पे नई मिलनी चाहिए। तो 2 अगर हमें नहीं मिल गई, या फिर मान लिया कि 5 हमें नहीं, 5 में से क्या हमें 4 नहीं मिली, 3 तो इस वाले ही रिपीट होंगे, परंतु 4 हमें नहीं मिल गई, तो इसकी मतलब कि विविधता क्या होगी? बीटा विविधता होगी 4। तो यानी कि एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में आने पर हमें जो है कुल नई प्रजातियां कितनी मिली, उसे हम क्या कहेंगे? बीटा विविधता कहेंगे। और गामा का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा विविधता प्लस बीटा विविधता दोनों को अगर जोड़ लें तो हमारा क्या हो जाएगा? गामा जैव विविधता हो जाता है। उसके बाद में आता है इकोटोन। चलिए आगे देख लेते हैं क्या अगला होता है हमारा, इकोटोन। तो इकोटोन का मतलब होता है, इकोटोन को एक बार मतलब सही से समझा देते हैं। इकोटोन के नॉर्मली अगर समझे तो इकोटोन का मतलब होता है जहां पर भी 2 पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिलते हैं, तो उनके क्या संक्रमक क्षेत्र को, यानी कि इसे संक्रामक भी कहते हैं। तो अगर मान लिया जैसे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र हमारा जो है, दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है, तो इसके बीच के जो शेडेड एरिया है, यानी कि जो भी हमारा कॉमन एरिया है, उसे हम क्या कहेंगे? इकोटोन कहेंगे। जैसे कि मान लिया कि ये हमारा क्या है? जंगल है, और इससे ही लगा हुआ एक मतलब क्या है? नदी या फिर कोई झरना या फिर कोई भी तालाब है। तो इन दोनों की क्या है?
जो भी सुविधाएँ या फिर जो भी हमारे की जो क्या कहते हैं, दोनों चीज़ों की मतलब जो कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, वहाँ पे क्या है, नई प्रजातियाँ भी कुछ मिलेंगी, जो क्या जंगल में होती हैं और जो हमारी क्या है, नदी-द्वीप में होती हैं। उन दोनों का मेल मिल मतलब मिलने वाली ऐसी प्रजातियाँ होंगी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगी। उसे हम क्या कहेंगे, इकोटोन कहेंगे। इस क्षेत्र को इकोटोन कहेंगे। परंतु इस क्षेत्र में क्या है, जो नई हमें मिली है, जैसे कि मान लिया यहाँ पे कुल 7 प्रजातियाँ थी और यहाँ पे 5 थी, तो 7 और 5 12 हो गए। तो यहाँ पे मान लिया कि 12 की जगह 15 मिलने लगी। तो इसे क्या कहेंगे हम, कोर प्रभाव कहेंगे। तो एक बार फिर से समझा देते हैं, कितना समझ में आया हो। हमने बोला था इकोटोन का मतलब है जहाँ पर भी 2 पारिस्थितिकी तंत्र का क्या कॉमन एरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। परंतु कोर प्रभाव क्या कहता है, जब इस इकोटोन वाले एरिया में कुछ नई प्रजातियां पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोर प्रभाव कहते हैं। समझने का मतलब है, जैसे कि मान लिया यहाँ पे हमें 5 प्रजातियां मिलती हैं, इस वाले पारिस्थितिकी तंत्र में हमें क्या मिलती हैं, 5 मिलती हैं। परंतु इन दोनों का कॉमन एरिया जो है, तो 5-5 कितनी हो जाएंगी हमें यहाँ पे, 5 और मिलेंगी। तो टोटल मिला के यहाँ पे हमें कितनी प्रजातियां मिलेंगी, 15 प्रजातियां मिलेंगी। तो इस प्रकार से इसकी कोर इकोटोन में क्या होगा, कोर प्रभाव इसे कहेंगे। उसके बाद में आता है हमारा क्या, जैव संचयन और जैव आवर्धन। तो जैव संचयन का मतलब होता है कि जो भी हमारी मतलब खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें अगर कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैसे कि मान लिया पीवीसी हो गया या फिर कोई भी डीडीटी हो गया, जो कि हानिकारक मतलब अब प्रदूषक होता है, वो अगर क्या है खाद्य श्रृंखला में संचित होने लगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, जैव संचयन कहेंगे। और जैव आवर्धन किसे कहेंगे, अगर आवर्धन का मतलब कि हर एक पोषक स्तर में अगर उसकी मात्रा बढ़ती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, जैव आवर्धन कहेंगे। उसके बाद में हमने बोला है कार्बन क्रेडिट क्या होता है। तो कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी अगर क्या है, अगर उत्सर्जित होने से अगर कोई रोक लेता है, तो उसे क्या मिलता है, 1 कार्बन क्रेडिट मिल जाता है। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है, अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अगर रोक लेती है, तो उसे क्या कहेंगे हम, 1 कार्बन क्रेडिट कहेंगे। और उसी क्रेडिट को, यानी कि उसी कार्बन को अगर कोई कंपनी, वही कंपनी अगर बेच देती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बन ट्रेडिंग कहेंगे। तो कार्बन ट्रेडिंग हो जाएगा। उसके बाद में क्या, कार्बन टैक्स क्या होता है। तो कार्बन टैक्स का मतलब होता है, अगर कोई भी कंपनी होती है, अगर वो कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करती है, तो उस पर लगाया जाने वाला एक्स्ट्रा टैक्स, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर लगा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बन टैक्स कहेंगे। यह मुख्य रूप से क्या है, डीजल है या फिर पेट्रोल वाली गाड़ियों को होता है, या फिर कोई भी मतलब कि कोयला से संबंधित कोई भी उद्योग है, उस पर कार्बन टैक्स लगता है। उसके बाद में हमने बोला कार्बन फुटप्रिंट। अभी आता है कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कोई भी इंडस्ट्री जो होती है, अपने टोटल जीवन चक्र में कुल कितना कार्बन उत्सर्जित कर रही है। अपने पूरे जीवन चक्र में भी हो सकता है, या फिर 1 वर्ष के लिए भी नापा जा सकता है। तो उसे क्या कहेंगे हम, कार्बन फुटप्रिंट कहेंगे। यानी कि एक इंडस्ट्री या फिर कोई भी घर या फिर कोई भी मतलब की संस्था हो, कुल कितना कार्बन उत्सर्जित करती है, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बन फुटप्रिंट कहेंगे। अभी आता है हमारा अगला नेक्स्ट है सुपोषण। तो सुपोषण का मतलब होता है कि किसी भी मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें अगर कि जो भी हमारे मतलब पोषक तत्व होते हैं, उसकी अधिकता का हो जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपोषण कहेंगे। सुपोषण के ही कारण क्या होता है, शैवाल या फिर बहुत सारे एल्गी होते हैं, उनकी मतलब की वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है। जिससे क्या मान लिया, अगर जल क्षेत्र में सुपोषण होता है, जल पारिस्थितिकी तंत्र में अगर सुपोषण होता है, तो उसमें क्या बहुत अधिक जो मतलब कि एल्गी होता है, बहुत अधिक ग्रो हो जाता है। जिससे क्या नीचे के जो मतलब जीव होते हैं, उन तक प्रकाश, हवा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे क्या पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस मतलब उसकी अधिकता हो जाती है। अगला हमारा आता है मतलब कि लास्ट वन मतलब एकरूपतावाद का नियम। अभी आता है हमारा एकरूपतावाद का नियम का मतलब होता है, एकरूपतावाद के नियम का मतलब होता है कि जो भी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र या फिर जो भी पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा है, वो क्या होती है, जैसी थी मतलब जो भी मतलब की है, जैसे कि जैसी थी वैसे ही रहती है। बस उसमें क्या अंतर होता है, उसकी मात्रा, तीव्रता और अनुपात का अंतर होता जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एकरूपतावाद का नियम कहते हैं। सीधे सीधे मतलब है कि कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, उसमें क्या होता है, एक रूपता ही रहती है। बस उसमें क्या है, मात्रा, तीव्रता और अनुपात का अंतर होता रहता है। उसके बाद में आता है हमारा लास्ट है 10% का नियम। तो 10% का नियम कहता है कि जब एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में जाते हैं, तो ऊर्जा की हमेशा मतलब की हानि होती है। एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में क्या ऊर्जा केवल 10% ही ट्रांसफर हो पाती है। जैसे कि मान लिया कोई बकरी है, उसने अपने अब अगर पूरे जीवन काल में 100 कुंटल यानी 100 किलो, मान लो अगर 100 किलो उसने अनाज और टोटल पानी या फिर जो भी घास है,
टोटल 100 किलो अगर खाना खाया है और अगर मतलब शेर उससे खाता है तो उसे क्या मात्र 10 किलो ही मिल पाएगा। तो इससे क्या कहेंगे 10% का नियम कहेंगे। इसका कहने का मतलब है कि एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में जब ऊर्जा के परिवर्तन होता है तो केवल 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर हो पाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या सारे के सारे टर्म्स जो थे उनको कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे हम बता सकते हैं कि इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म छूट गया तो उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो उसको क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको वीडियो कैसा लगा इसको बताइए।